हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। सो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत में हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य। उसका जो सेकंड पार्ट है, कुछ रह गए थे शासक वगैरह, तो वो आज हमारा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 2-3 क्लास के बाद हिस्ट्री ख़त्म होने वाली है प्राचीन भारत। फिर हमारा शुरू होगा मध्यकालीन भारत। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? गुप्त साम्राज्य। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था, जो 3-4 शासक थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में। तो सबसे पहले टाइम पीरियड था 415 से 455 AD के बीच में। किसका? कुमारगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड। अब यहाँ पे इनके कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि क्या इनके शासन में जो काम हुआ था, क्या इन्होंने काम किया था, तो आप वो एक बार देख लें। यह चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी था। कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त फर्स्ट। इसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता था। और ये क्वेश्चन गाइस बहुत बार आया है एग्जाम में कि किस शासक को महेंद्रादित्य भी कहा जाता था, उपनाम बताइए। तो वो उपनाम था कुमारगुप्त फर्स्ट का। और उपाधि कौन कौन सी इन्होंने हासिल की? तो महाराजराज और परम भागवत की उपाधियां धारण की। किसने की? कुमारगुप्त ने 2 उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी? महाराजराज और परम भागवत की। सभी गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं? तो वो है कुमारगुप्त फर्स्ट के। अभिलेखों की संख्या करीब 18 है। वो बहुत होती थी उस टाइम पे। तो सबसे ज्यादा अभिलेख किनके यहाँ पे मिले थे? तो वो है कुमारगुप्त फर्स्ट के में, जिनमें से यहाँ पर 2 मैं बता दे रही हूँ और इनके जो नाम मेन हैं। तो सबसे पहले है भीतरी अभिलेख, और ये हमारा है गाजीपुर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर है मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख। तो ये वत्सवट्टी का यहाँ पे अभिलेख मिलता है। यहाँ सूर्य मंदिर भी इसमें बताया गया है, और ये हमारा है मंदसौर में। गाइज, यहाँ पर मैं आपको 2 फैक्ट बता दूँ। सबसे पहले आपको इसमें सिर्फ 2 बात याद रखनी है कि किस शासक के, जो गुप्त साम्राज्य का ऐसा कौन सा शासक था जिसमें सबसे ज्यादा अभिलेख मिले? वो था कुमारगुप्त फर्स्ट का। और भी दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम था इनका महेंद्रादित्य। उपाधि कौन कौन सी धारण की? तो महाराजराज अलग की, कुमारगुप्त फर्स्ट ने उपाधि धारण की। उत्तराधिकारी किसका था? तो चंद्रगुप्त का, जो चंद्रगुप्त सेकंड, उनका उत्तराधिकारी था। सबसे ज्यादा अभिलेख इन्हीं के शासन में मिले हैं। वत्सवट्टी, अब पढ़ेंगे वत्सवट्टी के बारे में। तो कुमारगुप्त का बस इनका इतना ही है कि कुमारगुप्त का दरबारी कवि था और इसने मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख की रचना की। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन के आया आप लोगों के लिए कि मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की? तो वत्सवट्टी ने। और वत्सवट्टी किसके दरबार में रहते थे? तो जो कुमारगुप्त जो फर्स्ट था उनके दरबारी कवि थे। मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के राज्यपाल, कौन था कुमारगुप्त का राज्यपाल? बंधु वर्मा। कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। किससे हमें ये जानकारी मिली है? मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख। मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी? वत्सवट्टी ने। और इससे हमें जानकारी क्या मिली है? जानकारी हमें मिली है कि कुमारगुप्त फर्स्ट का जो था राज्यपाल बंधु वर्मा, उसने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अब भीतरी अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? तो भीतरी अभिलेख से जानकारी मिली है कि कुमारगुप्त के अंतिम समय में भारत पर हूणों का आक्रमण था। ठीक है, आक्रमण था भी और हुआ भी। भीतरी अभिलेख से क्या जानकारी मिली है कि कुमारगुप्त फर्स्ट के अंतिम समय में भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ। और ये गाइड जो भीतरी अभिलेख है और मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख, यहाँ से क्वेश्चन एनी हाउ कैसे भी, अगर आपका
गुप्त साम्राज्य से प्रश्न पूछा गया तो इन दोनों से एक क्वेश्चन तो जरूर आना है, आपको पढ़ना है। सबसे पहले मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की? वत्स भट्टी ने। वत्स भट्टी कौन थे? कुमारगुप्त फर्स्ट के दरबारी कवि थे। और इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो कुमारगुप्त फर्स्ट का जो सेनापति था बंधु वर्मा, उसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इसकी जानकारी हमें मिलती है मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख से। और जो दूसरा था हमारा भीतरी अभिलेख, तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त फर्स्ट के शासन के अंतिम समय में भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ। बिलसड़ अभिलेख, इससे जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश की वंशावली की जानकारी मिली है। जो गुप्त वंश था उसकी वंशावली मतलब आगे का जो वंश, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, कौन कौन से इसमें शासक हुए, वंश कब तक चला, उस वंशावली की जानकारी बिलसड़ अभिलेख से मिलती है। एक बार फिर आपको दोबारा से रिपीट करे दे रहे हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सबसे पहले मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख, तो यहाँ से एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था बंधु वर्मा ने। वो बंधु वर्मा था कुमारगुप्त फर्स्ट का सेनापति, राज्यपाल। भीतरी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त फर्स्ट के शासन के अंतिम समय में भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ। और जो बिलसड़ अभिलेख है वहाँ से गुप्त साम्राज्य की वंशावली की जानकारी मिलती है। बिलसड़ अभिलेख हमारा है कहाँ पे? तो ये है हमारा एटा, और एटा हमारा कहाँ आता है? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। कुमारगुप्त फर्स्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट ने बड़ी संख्या में मुद्रा सिक्के जारी किए। सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किए बड़ी संख्या में? गुप्त शासक में तो ये कुमारगुप्त फर्स्ट था। इसके सिक्कों का ढेर कहाँ कहाँ से मिला है हमें? तो बयाना, और ये बयाना जो है ये हमारा आता है राजस्थान में। राजस्थान के भरतपुर से कितने सिक्कों की संख्या मिली है? 623। फिर आता है महाराष्ट्र का सितारा, और यहाँ से हमें मिली है 1395 सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके? कुमारगुप्त फर्स्ट के। कुमारगुप्त फर्स्ट ने सर्वाधिक मात्रा में किस शैली के सिक्के जारी किए? तो वो थे हमारे मयूर शैली के सिक्के चलवाए थे कुमारगुप्त फर्स्ट ने। संभवतः कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, ठीक है, क्योंकि संभवतः यहाँ इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लोग श्योर नहीं है, कहीं लूसेंट में अलग दिया है, एनसीईआरटी में अलग दिया है, आप जो किताबें पढ़ोगे और उनमें अलग है, तो इसीलिए यहाँ संभवतः शब्द रख दिया है पहले से ही, क्योंकि ये खुद श्योर नहीं है। कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं यूपी। एक बार कुमारगुप्त को फिर से समझ लीजिए। वत्स भट्टी कुमारगुप्त का दरबारी कवि था। मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जो कुमारगुप्त फर्स्ट का जो राज्यपाल था बंधु वर्मा, उसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। भीतरी अभिलेख से जानकारी मिलती है कुमारगुप्त फर्स्ट के अंतिम समय में भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ। बिलसड़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त की जो गुप्त वंश की जो वंशावली थी उसकी हमें जानकारी मिलती है। वो बिलसड़ अभिलेख था हमारा एटा, यानी कि एटा हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश। कुमारगुप्त फर्स्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा गया। सर्वाधिक बड़ी मात्रा में सिक्के और मुद्रा जारी किए। इनके सिक्के मिले थे बयाना और राजस्थान के जो भरतपुर है वहां से, उनकी संख्या थी 623, व महाराष्ट्र के सितारा से जिनकी संख्या थी 1395। कुमारगुप्त ने सर्वाधिक सिक्के किस शैली की जारी किए? तो मयूर शैली के सर्वाधिक सिक्के चलवाए। संभवतः अश्वमेध यज्ञ भी कराया। और कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख हमें यूपी से मिले हैं। अब पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड था 455 से 467 एडी के बीच में। टाइम पीरियड इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन आपको इनके थोड़े कार्य इन्होंने क्या किए हैं वो देख लेते हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। और कुमारगुप्त किसका उत्तराधिकारी था? तो वो था चंद्रगुप्त सेकंड का, ठीक है। इसी के समय भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ, जिसे स्कंदगुप्त ने पराजित किया। इनके काल में सबसे ज़्यादा मेन जो काम हुआ वो वही हुआ था कि जो हूण लोग थे, जो हूणों ने यहाँ पर आक्रमण किया, तो स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित कर दिया था। जो कहोम अभिलेख है ना, ये जो कहोम अभिलेख है हमारा मिलता है गोरखपुर से मिला था। गोरखपुर हमारा आता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। इससे जानकारी ये मिलती है कि इसमें हूणों एवं स्कंदगुप्त के बीच हुए भयंकर युद्ध का वर्णन है। मतलब यहाँ पर जब भारत पर हूणों ने आक्रमण किया तो उस समय स्कंदगुप्त ने इन्हें पराजित किया, और उस युद्ध का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो वो है कहोम अभिलेख, और ये हमें मिला था गोरखपुर उत्तर प्रदेश से।
स्कंदगुप्त के गवर्नर परदत्त गुजरात के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त सेकंड ने करा दिया था, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था या पढ़ाया, लेकिन पुनः निर्माण कराया था इन्होंने। वहां पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया। ये अंतिम महान शासक था। इसके बाद गुप्तों का पतन शुरू हो गया। अंतिम महान शासक कौन था? स्कंदगुप्त। अब फिर स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त बैठता है और भानुगुप्त के बाद में अंतिम शासक विष्णुगुप्त। तो गुप्त वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? विष्णुगुप्त। अब पढ़ेंगे भानुगुप्त के बारे में। तो भानुगुप्त के एरर अभिलेख से भारत में सबसे प्राचीनतम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो भारत में सबसे प्राचीनतम सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरर अभिलेख से, और ये भानुगुप्त का था। ठीक है। जगह थी सागर, और सागर हमारा आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। इस अभिलेख में भानुगुप्त के सामंत या मित्र गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी का सती होने का साक्ष्य मिलता है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये हूणों का आक्रमण हुआ, यहाँ पर वो जो थे उनके बीच में हुआ था स्कंदगुप्त में। ठीक है। ये युद्ध का वर्णन है। इनके जो मित्र जो सामंत थे गोपराज, इसमें इनकी मृत्यु होती है गोपराज की, और यहाँ उनकी पत्नी सती होती हैं और उनका साक्ष्य मिलता है एरर अभिलेख में। जो एरर अभिलेख था वो था हमारा भानुगुप्त का। ठीक है। तो ये यहाँ पर गाइस जितने भी जो आपके शासक थे, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य पर शासन किया, ये जो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आपने इतना पढ़ लिया, गारंटी मेरी है शासन से एक भी और क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार था, क्या क्या बोला जाता था, ठीक है, गुप्त राज्य में सभा, ग्राम, ये जो थी उनको क्या बोलते थे, तो ये पढ़ेंगे अगली वीडियो में। क्योंकि इसमें मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया उसका, क्योंकि ये जो चीज़ है फिर जी आपस में मिक्स हो जाती तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते। सीक्वेंस में हमारी क्लास चली है, अगली क्लास में पूरा प्रशासनिक जो गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई है वो पूरी करवा दूंगी। उसके बाद में छोटे छोटे जो वंश हैं वो आपका प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। तो वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।